बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने फैसले का ऐलान करते हुए 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एक 6 मेंबर बेंच भी बना और उस 6 मेंबर बेंच की जो कंपोजिशन है उसमें बहुत से एतराज़ात हुए और जो फोकस था वो 14 मई के इलेक्शन से वो हट के 6 मेंबर बेंच की कंपोजिशन पे चला गया। और अब सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में ये ऐलान किया है कि ये जो 3 मेंबर बेंच है जिसने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया है, इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होना चाहिए कि जिसका शायद फ़ैसला भी हो चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पाकिस्तान में मौजूद सियासी बहरान हल हो गया है या बहरान मज़ीद शिदत इख्तियार कर गया? और अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं कराया जाता तो क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक नई कार्रवाई शुरू होगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम शेख साहब, जो कि साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और इस मुकदमे में भी वो बतौर वकील पेश हुए। अताउल्लाह तारड़ साहब मुआविन खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए दाखिला, और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील हैं। अकरम शेख साहब, आप नून लीग के वकील थे, अगर मुझे क्लाइंट से एसोसिएट करेंगे तो फिर नून लीग के वकील। हाँ, नून लीग के वकील। हाँ ठीक है, ये नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे अकरम शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ठीक करेक्शन कर दी। अच्छा, लेकिन ये अकरम शेख साहब वही हैं जिन पे 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तो नून लीग ने इनको भी इनके साथ भी बदकिस्मत दिन जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और आइन को तय किया गया और जजेस के ऊपर हमला किया गया, और आज भी कोशिश की गई। ओके, अच्छा शेख साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान के उन चंद सीनियर तरीन वकला में शामिल हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जिन्होंने बहुत वक्त देखा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज एक कंपैरिजन किया है और एक बयान दिया है। ज़रा मैं चाहता हूँ आप ज़रा वो बयान सुने और फिर उस पर आप कमेंट करें। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ, और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जहाँ स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। शेख साहब, ये क्या आप समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसने अदल और इंसाफ का कत्ल कर दिया, वैसे ही जिस तरह के 4 अप्रैल 1989 को 79 को भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया और मैंने इसको मौके को गनीमत जान के मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में हर सूरत में हाज़िर होकर अपनी जो है मारूज़ात पेश करूँ। जी मीर साहब, जो फ़ैसला भुट्टो साहब का 4 अप्रैल को तो उनको एक्सिक्यूट किया गया, फ़ैसला उससे पहले हुआ था, 78 में आ गया था, और वो फ़ैसला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के उन फ़ैसलों में से है जिसको पढ़कर सुप्रीम कोर्ट का हर ज़ी शऊर वकील शर्मसार होता है। यानी आज के दौर में एक जो है कॉन्स्पिरेसी में वज़ीर-ए-आज़म को सज़ाए मौत दे देना, और फिर जिस तरीके से आपको अच्छी तरह मालूम है तफसीलात, जिस तरीके से उनको एक्सिक्यूट किया गया, वो किसी तौर पे काबिल माफ़ी नहीं है। और जहाँ तक आज के फ़ैसले का ताल्लुक़ है, मैं इस फ़ैसले से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये फ़ैसला कानून, आइन और उसकी स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, और इसमें जो फादर सुप्रीम कोर्ट ने, अब चूँकि फ़ैसला आ गया है तो इसके ऊपर तबसरा करना मेरा हक है, प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले में फ्री कैन का मौक़िफ़ सुने बगैर ये फ़ैसला दे दिया है। आपका मौक़िफ़ नहीं सुना? नहीं सुना। मैं 5 दिन दरख्वास्त लेकर इम्प्लीडमेंट की अदालत में खड़ा रहा। कल 6ठा दिन था। कल मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि आज तो 6ठा दिन है और मैं आपकी अदालत का सीनियर वकील हूँ और सीनियरिटी के रोल ऑफ सीनियरिटी है उसमें भी मुमताज़ मुकाम रखता हूँ, तो कम से कम इतना तो ना कीजिए कि मुझे आप
एम्बैरस करें कि मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि मुझे सुना जाए, और अगर आप मुझे सुनेंगे तो मैं आपकी अदल के सही मुकाम पर पहुंचने में मुआवनत करूंगा। लेकिन वो आपको ये कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने तो बायकॉट कर दिया है। मेरी पार्टी या मेरे क्लाइंट ने बायकॉट किया है इतवार को 2 तारीख को, और कल 3 तारीख थी। उससे पहले जो पूरा एक हफ्ता में पेश हुआ हूँ, ठीक है, उस दिन तो पार्टी ने बायकॉट नहीं किया था। बायकॉट करना, अदम एतमाद का इजहार करना, ये जूरिस्प्रूडेंस का एक लाजमी हिस्सा है। आपको हक पहुँचता है कि अगर आपको पता है कि अदालत के हाँ कोई तासुब है, बायस है कोई, तो आपको पूरी तौर पे इजाज़त है, दस्तूरी तौर पर आपको इजाज़त है कि आप कह सकते हैं। चलें, ये आपकी बात, लेकिन ये अदालत के बस में बात नहीं है कि वो इस बिना पे क्लाइंट को सुने, ठीक है, समाअत का मौका दिए बगैर फैसला कर ले। अच्छा तारड़ साहब, अब आप माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया है, आप पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर कर लें, काबीना एक फ़ैसले का ऐलान कर दे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, आप इसके खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। क्या आप शहबाज शरीफ साहब को एक सियासी शहीद बनाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, कतन नहीं, अभी तक तौहीन अदालत वाली हमने कोई ऐसी बात नहीं की या कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जिसके तहत तौहीन अदालत हो। मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में पार्लियामान भी एक मुकद्दम इदारा है, एक मोहतरम इदारा है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब जो बात हुई है फ्लोर ऑफ द हाउस हुई है, जो फैसला किया है वो काबीना ने उसकी तस्दीक की है, जो लॉ भी लेके आए हैं। और ये देखिए, ये वाहिद लॉ है कि हामिद जमान साहब जो बानी रुकन हैं PTI के और सीनियर सियासतदान हैं, लॉयर बार लीडर हैं, हामिद खान साहब सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की, सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट की। वो भी देखें ना, वो भी अपनी जगह मौजूद है। कतन ना ये कोशिश है, बल्कि कोशिश की जाएगी कि हद्दुल वसा कंटेम्प्ट वाले मामले से बचा जाए। मगर देखिए, बहुत अफसोसनाक है कि कोर्ट जो है वो इतनी बुरी तकसीम का शिकार है कि आज 6 रुकनी बेंच आधे घंटे में बनाया गया, 5 मिनट में उसकी प्रोसीडिंग की गई और सीनियर प्यूनी जज काजी फाजीसा के ऑर्डर को उड़ा के बाहर फेंक दिया गया। आप रिव्यू में जाएंगे जो 3 मेंबर बेंच का फैसला है? देखिए, 3 मेंबर बेंच के फैसले के खिलाफ हमारे पास 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है, कानून साजी मौजूद है, एक वो ऑप्शन मौजूद है। पार्लियामेंट का फ्लोर कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं रोक सकता। हमारे पास 2-3 ऑप्शन मौजूद है ना। उसमें दूसरी ऑप्शन ये है कि 20 अप्रैल को अगर सदर मुमलिकत बहुत भी डिले करें हमारे पिछले बिल को, 20 अप्रैल को वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, वो नाफिजुल अमल होगा, उसके तहत अपील भी दायर की जा सकती है। अब वो बड़ा कैच है कि उसके बाद जिस दिन वो पास हो गया, उसके बाद तमाम बेंचेस, जब गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, वो सीनियर तरीन 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बेंचेस की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बगैर मुमकिन नहीं होगा कोई भी प्रोसीडिंग को आगे चलाना। अच्छा जी, फैसल चौधरी साहब, अब आप बताएं कि आपको लग रहा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन वाकई हो जाएगा? हामिद मीर साहब, बतौर एक वकील, बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील के, अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला कर देती है तो उसके बाद मेरे जहन में एक आइन का पाबंद शहरी होने के नाते से कोई ऐसा भाम नहीं रहता। ये बातें करना कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हम नहीं मानते और या हम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करते हैं लेकिन अपना वकील वहाँ पे भेज देते हैं, तो हम वकील आज़ादाना तौर पे अदालतों में पेश नहीं होते मीर साहब। हम क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपके शो में अगर मुझे नहीं आना तो मैं नहीं आऊँगा। ये नहीं हो सकता कि मैं आऊँ भी और मैं आपका बायकॉट भी करूँ और आपके सामने बैठ के बात भी करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अदालत ने मौका दिया कि ठीक है आप लिखवा लाइए अपने क्लाइंट से, और फिर आपने जो सबमिशन देनी है वहाँ पे नहीं दी। जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया गया है हुकूमत की तरफ से, यही वो 3 मेंबर बेंच है ना जिसने कासिम सूरी की जो रोल बैक की थी, तब ये जजेस के बारे में क्या कहा जाता, आपने प्रोड्यूसर साहब से कह लीजिए। उसके फैसले के बाद सबके जो PDM के सरबराह हैं वो क्या कह रहे थे, नून लीग के सरबराह क्या कह रहे थे, और जरदारी साहब और बिलावल साहब क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। देखिए, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं होता। या तो सुप्रीम कोर्ट एज ए बतौर इदारा फैसला करती है, बिल्कुल फैसला करती है। वो फैसले सबसे ज़्यादा जो कासिम सूरी साहब का जो रोल बैक करने का, अगर पार्लियामेंट को आज
इज्जत देने की बात की जा रही है, तो सिंध हाउस में भी तो पार्लियामेंटेरियन को लेके गया था। पार्लियामेंटेरियन ने आज तक अपने कॉन्डक्ट से पार्लियामेंट को सुप्रीम साबित किया है? नहीं किया है। पार्लियामेंट को सिर्फ कहने से तो नहीं होता, अमल भी करना पड़ता है। आप पार्लियामेंटेरियंस को उठा के आप गद्दारी जैसे मुकदमों में अरेस्ट करें, आप उनको जो है इंसानी हकूक पामाल करें। सेनेटर्स आजम सवाती के साथ क्या हुआ है? क्या वो पार्लियामेंटेरियन नहीं था? क्या उस वक्त पार्लियामेंट की वक़्त, इज्जत, वकार किसी और जगह चला गया था? इस तरह की बातें जो है अमल में कुछ और कहने में कुछ और, ये नहीं होता। इलेक्शन 14 मई को मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कोई ताकत उसको रोक सकती है। जो रोकेगा फिर वहाँ पे आइन और कानून की ताकत अदालत के ज़रिए फिर लागू होगी और फिर उसका नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। अभी जब बायकॉट किया गया था तो फिर बायकॉट पे कायम क्यों नहीं रहे? अगले दिन जाके अदालत में जज साहबान के सामने मिन्नतें तरले करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं जाना चाहिए था। अगर आपने ये कह दिया, पीडीएम के सरबराह ने वहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हमें एतमाद नहीं है, और हम एक तरफ आप कहते एक तरफ आप जजों पे अटैक करते हैं, उन पे प्रेशर बनाते हैं, उनकी आप हर्जा सराई करते हैं, और फिर बाद में आप कहते हैं कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। 6 मेंबर बेंच का फैसला जो आज आया है उसमें हुकूमत पार्टी है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे बैठी हुई। सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, एक मामला आया केस का, उन्होंने किया। सीनियर पुणे जज साहब ने भी चीफ जस्टिस बनना है सितंबर में, उसके बाद बिस्मिल्लाह वो जो करें। ठीक है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपने उस ऑर्डर में, वो जजमेंट नहीं थी वो ऑर्डर थी, उसमें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है। तो जो लेजिस्लेशन ये कर रही है जिसकी ज़रूरत है, मैं भी कहता हूँ कि सो मोटो के इख्तियारात को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, बेंचेस फॉर्मेशन के इख्तियार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन तरीक़ेकार ये नहीं है। अगर आप आइन को सानवी कानून साजी के ज़रिए अब उसको अमेंड करना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तान का आइन नहीं रहेगा। अच्छा, मैं अगर रिस्पॉन्ड ब्रीफली करना चाहूँगा। एक मिनट ज़रा, मुझे अकरम शेख साहब जो हैं उनसे मुझे एक चीज़ पूछनी है कि अकरम शेख साहब, हिस्ट्री जो है वो भी हमें बहुत कुछ बताती है, और मैंने पहले जब फैसल भाई ने जिक्र किया तो मैंने 97 का जिक्र किया, तो 97 का जब मैंने जिक्र किया तो उसकी कोई ख़ास वजह है। मैं आपको कुछ साबिक सीनियर जज साहिबान जो हैं उनके व्यूज़ बताना चाहता हूँ, उनकी अपनी ही जुडिशरी के बारे में, और फिर मैं सवाल करूँगा अकरम शेख साहब से। सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो कुछ साल पहले तक क्या कहते थे। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की हिस्ट्री अलग होती अगर हमें सही जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुरू से मिलती। वो हमें मिली नहीं। माफ़ करना, मेरे नज़र में एट एवरी क्रूशियल मोमेंट इन आवर हिस्ट्री आवर जुडिशरी हैज सरेंडर्ड। एक केस है सारी हिस्ट्री में जिसमें मैं कहूँगा कि यानी अदलिया को सलाम करना चाहिए, वो हमूदुर रहमान साहब की वो आसमा जिलानी का केस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मार्शल लॉ लगता है या मिलिट्री टेक ओवर होता है वो गलत है, वो आइन के ख़िलाफ़ है, और कोई भी मिलिट्री कमांडर जो है वो आइन से बालातर नहीं है। जुडिशरी के साथ जो हाथ होते रहे हैं वो सिर्फ फौजियों ने नहीं किए, जिस वक्त सिविल गवर्नमेंट आती रही है वो भी इन्हें जेर रखने की कोशिश करती है। भुट्टो के ज़माने ये सब कुछ हुआ, नवाज शरीफ के ज़माने तो सुप्रीम कोर्ट का आपको इल्म ही है कि उसमें तो अटैक ही हो गया सुप्रीम कोर्ट पर, और जज डिवाइड हो गए आपस में। तो अब उसकी बैकग्राउंड सिर्फ यही है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी का होना बड़ा ज़रूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का होना, और जुडिशरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। शेख साहब, अब मेरा सवाल ये है कि अगर जज जो हैं वो हुकूमत वक्त के सामने या इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर नहीं करते तो तब भी बुरे हैं, और अगर सरेंडर कर दें तो तब भी बुरे हैं, तो आज तो सबको पता है कि कौन किधर खड़ा है। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वो जज इस कौम के हीरो हैं जिन्होंने कानून और दस्तूर के सिवा किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। हुकूमतों के सामने सरेंडर करने वाले जज कभी बाइज़्ज़त नहीं कहला सकते। उनके मनसब का तकाजा नहीं है कि वो हुक्मरानों के सामने सरेंडर करें।
एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही ताकत है जिसमें हाकमियत आला मेरे अल्लाह की है और वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सरेंडर करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करते हैं, वो ऑनरेबल जजेस हैं। और पाकिस्तान की जो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो विज़न था वो ये था कि पाकिस्तान के जजेस दस्तूर के ताबे हों, किसी अफराद के ताबे ना हों। मैं समझता हूँ कि जिन जज साहबान ने भी हुकूमतों की वफादारी की है वो रुसवा हुए हैं। तो सजाद अली शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सही स्टैंड लिया था? मेरी राय में सजाद अली शाह साहब ने जब एक हद तक जब तक उनके जज साहबान के साथ तनाज़ा नहीं हुआ, उनका स्टैंड बिल्कुल सही था। ठीक है। और जज साहबान के साथ जो तनाज़ा था उसमें भी मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार के मैं रोल प्ले करता रहा हूं कि आप आपस में मिल जाएं, क्योंकि आपके निफाक की वजह से हुकूमत मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तारड़ साहब, अब क्योंकि आप तारड़ हैं तो ये जो गुफ्तगू हो रही है 97 की, इसको लोग किसी ना किसी तारड़ के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं आपको सजाद अली शाह साहब का एक क्लिप सुनवाता हूँ जो मेरे से उन्होंने एक दफ़ा गुफ्तगू की थी। सुने जी। मुझे पता चला कि लाहौर में तैयारियां हो रही हैं, वहाँ पे बैनर्स वगैरह उन्होंने लगा दिए हैं और ये मुझे, उनका मतलब ये था कि मुझे अदालत में बैठने नहीं देंगे ताकि मैं केस नहीं चलाऊं और हमला करेंगे। तो फिर मैं उस वक्त जो DG ISI थे जनरल नसीम राना, उनको मैंने टेलीफ़ोन किया था। मैंने कहा मैंने ये ख़बर सुनी है, तो उन्होंने कहा था कि आई विल गेट बैक टू यू। तो फिर ये 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया तो कहा कि हमने बात की है प्राइम मिनिस्टर से। वो कहते हैं नहीं, ये गलत बात है, दिस इज़ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, और ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है और हमारी तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अब कुछ लोग, बंदे कुछ ऐसे हों जो इस किस्म की बातें सोचते हों तो वो एक तो अलग बात है। आपने DG ISI को कबल अज़ वक्त बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला होने वाला है और हमारी मदद करें, और फिर भी हमला हो गया। ये निज़ाम को चेंज करना होगा, ये तब्दीलियाँ लानी होगी। हम तकर और हमारा गवर्नमेंट करती है, तनख्वाह हमें गवर्नमेंट देती है, पैसे हमें गवर्नमेंट देती है, और जब हम अपने आर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और गवर्नमेंट जब हमारी दुश्मन हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे तारड़ साहब ये है कि जब गवर्नमेंट जज साहिबान की दुश्मन हो जाए तो वो कहाँ जाए? हम वहीं पे खड़े हैं, 97 में खड़े हैं अभी तक। सजाद अली शाह साहब, देखिए इतनी जो मजलूमियत की तस्वीर पेश की गई है, 4थे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बनाया गया। साद सऊद जान साहब सीनियर मोस्ट थे, सुपरसीड हुए। अब्दुल कदीर चौधरी साहब नंबर 2 पे थे, सुपरसीड हुए। अजमल मियाँ नंबर 3 पे थे, सुपरसीड हुए। 4थे नंबर से एक शख्स चीफ जस्टिस बनता है और उसके साथ बेंच पे कौन बैठा है? खलीलुर रहमान खान साहब हयात, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको लाहौर के चीफ जस्टिस से उठा के सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाए कि उनको वो काबिल कबूल लाहौर में नहीं थे। खलीलुर रहमान खान, नासिर असलम जायद, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, ये सारे वो नाम हैं जिनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड डाउट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ का PCO लेना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजशिप छोड़ते हैं, घर जाते हैं, हम किसी डिक्टेटर के हाथ पे बैत नहीं करेंगे। अब इन्होंने किया क्या? शाह साहब ने कराची के जजेस को पेशावर भेज दिया, लाहौर के जजेस को कोयटा भेज दिया, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री का पार्ट है कि 10 जज एक तरफ थे, 3 जज एक तरफ थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने सजाद अली शाह साहब से तो फरागत ले ली, उनको तो फारग कर दिया, लेकिन क्या बंदयाल साहब से आप उस तरह नहीं? देखें, सजाद अली शाह साहब वाला जो मामला है, देखें जो हुआ उसमें बड़े लोगों को सजाएं हुई। तारिक अजीज़ साहब मरहूम मशहूर TV पर्सनैलिटी, उनको सज़ा हुई। मियाँ मुनीर साहब लाहौर से, उनको सज़ा हुई। वो मामला उसकी कभी भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं कहा जा सकता, मगर जो जुडिशरी के इंटरनल डिफरेंसेस थे उसमें जो हक पे थे 10 लोग, वो प्रिवेल किए, एंड पे बिल्कुल प्रिवेल किए। अब सूरत हाल उससे मिलती जुलती इसलिए है कि आज भी जो 6 रुकनी बेंच बिठाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर प्यूनी जज की तस्हील करने के लिए बिठाया गया है कि उन्होंने एक ऑर्डर किया था, उसको हमने स्ट्राइक डाउन करना है। पहले उस पर हमला किया गया सर्कुलर के जरिए कि रजिस्ट्रार को कहा गया कि एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए एक जुडिशियल ऑर्डर को तुम ओवर रूल कर दो। कारी साहब ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, ये कभी तारीख में नहीं हुआ कि एक जुडिशियल ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए सेट असाइड या ओवर रूल हो जाए।
तो देखें, डिवीजन और तकसीम बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, मगर ये अफसोसनाक है, ये इनको अभी भी आप चाहिए। रेफरेंस फाइल करेंगे 3 जजेस के देखिए, खिलाफ? ये ऑप्शन अभी डिस्कस हो रही है, ये खारिज से इम्कान नहीं है, बट मेरी एक इस्तदा है आपके प्रोग्राम के जरिए, आप एक बहुत जादीदा बड़े तजर्बाकार एंकर हैं, कि अभी भी फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, इस मुल्क की जमहूरियत का, इस मुल्क का नुकसान ना करें। पहली गलती की ना 63 वाली गलती ना करते कि रिसीट भी किया, वोट भी गिनती में शुमार नहीं किया। पहले दिन हियरिंग में मैं मौजूद था, कहा कि नहीं नहीं गिनती में तो शुमार वोट होता है, पूरे कोर्ट ने सुना, वो 2 गलतियां की, फिर कहा कि पार्टी हेड डिक्टेटर होता है, तो पार्टी हेड की जगह चौधरी शुजात की चिट्ठी को बाहर फेंकने के लिए उन्होंने कहा जी पार्लियामानी पार्टी आ गई। अब उन 2 गलतियों को करने के लिए आज ये गलती की गई है, जो कि उन गलतियों का तसलसल और कंटिन्यूएशन है। फैसल चौधरी साहब, ये इस वक्त फुल कोर्ट की दोबारा तजवीज़ दी जा रही है, तो क्या चीफ जस्टिस साहब अगर फुल कोर्ट बना दें तो मसला हल हो जाएगा, आपको काबिल कबूल होगा? हामिद मीर साहब, पहले तो अफसोसनाक बात यह है कि 97 को अभी भी जस्टिफाई किया जाता है। 97 को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी उसकी वजूहात बयान करें, वो एक शर्मनाक तारीख, भयानक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें एक हुकूमत ने, एक पिलर ने दूसरे पिलर पे हमला किया। उसकी वजूहात कुछ भी हो, उसकी वजूहात ये नहीं है जो बयान की गई, सबको पता है, उसकी हिस्ट्री में जाए बगैर 97 को जो लोग जिन्होंने किया और जो अभी भी 97 की रवश पे चल रहे हैं, ये ख़तरनाक बात है कि आज 26 साल 27 साल गुजरने के बाद भी सीखा नहीं गया और हुकूमत और अदलिया को टारगेट किया जा रहा है, उनके जजेस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मामलात जो हैं, इन्होंने आज तक पंजाब असम्बली की और केपी की रेजोल्यूशन चैलेंज की है किसी जगह? जब रेजोल्यूशन चैलेंज नहीं की है तो ये निगरान हुकूमतों को कैसे 5-7 महीने बढ़ाया जा सकता है? किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? मीर साहब, पाकिस्तान का जो आइन है वो आगाज़ होता है, पहला जुमला हाकमियत आला अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, और पाकिस्तान के शहरी अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों से हाकमियत आला के इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो क्या निगरान मुंतखब होते हैं? नहीं होते। तो जब आप मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, क्या जमहूरियत की असास इलेक्शन नहीं है? क्या उसकी बुनियाद इलेक्शन नहीं है? तो इलेक्शन ना कराने पे जमहूरी कुत्तों का या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका इलेक्शन में ना जाने के लिए इस कदर जो है वो हद पार कर जाने का अंदिया भी देना, क्या ये आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, सियासी अखलाकियात के मुताबिक है? एक टेक्निकल सा सवाल है मेरा, ये जो जजमेंट दी आज 3 मेंबर बेंच ने, उसका जो पैरा 9 और 10 है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसमें लफ्ज़ उन्होंने ये इस्तेमाल किए हैं कि होली अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस मेड इन दी एफोरसेड मेजॉरिटी ऑर्डर, ठीक है, लेकिन फिर उसी को अनडू करने के लिए 6 मेंबर बेंच बना दिया गया। ये कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, ये हरगिज़ कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो फ़ायज़ ईसा साहब का आपका ऑर्डर पढ़ें तो उसमें एडजर्न किया गया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ऑर्डर 6 के तहत बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिक्सिंग ऑफ द केस इज प्रोरोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। किसी को पसंद है, नहीं पसंद है, चीफ जस्टिस जो है ना जी, वो आइन और कानून के मुताबिक उनका एक मुकाम है। ठीक है, उन्होंने 6 मेंबर के सामने, क्योंकि उसकी वजह से शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है उसकी प्रॉब्लम आ रही थी बेंचेस पे। देखिए 184(3) क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मुझे बताइए, क्या कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को इस तरह से वाइप आउट कर सकता? अच्छा, अब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन ये है कि ये जो काजी फ़ायज़ ईसा और अमीनुद्दीन साहब का जो वर्डिक्ट था, ये 15 मार्च को लिखा गया, 15 मार्च को उन्होंने ये लिख के दे दिया। उस पर पहले खामोशी रही और फिर जब वो सामने आया तो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद जो है आज एक बेंच बना के तो 5 मिनट की कार्रवाई के बाद उसको अनडू किया गया। उसकी रिलीज होगी ना। उसके बाद मुझे एक और सवाल मुझे आपसे पूछना। जी हाँ, ये जो सारे जज साहबान रिक्यूज़ किए और ख़ुद को अलहदा किया, क्या बेहतर नहीं होता कि वहाँ पे बैठते, मामला सुनते और अपनी राय देते? हाँ, और एजाजुल हसन साहब को भी चाहिए था कि वो भी अलहदा ना होते और वहीं बैठे रहते, वहीं पे बैठ के अपनी राय देते। देखिए, जजिस का एक काम है कि मुकदमात का फैसला करें, उस पर कितने भी मुकदमात उनको पसंद आए ना पसंद आए, ज़ाती ना पसंद पे तो नहीं बैठना ना। तो जब वो उठ गए सारे, अपनी मर्ज़ी से उठे ना, किसी ने उनको ये तो नहीं कहा कि आप उठिए। जब 9 मेंबर का बेंच बना या फिर बाद में जो 5 का अभी इस केस में बना, तो जो जज साहबान उठे हैं, अब एक जज ने 15 को साइन किए हैं,
उनको इस बेंच पे बैठना तो नहीं चाहिए था। अगर अपने फैसला आपने कर लिया, आपको तो पता था, बाकियों को अगर नहीं भी पता था। तो मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल है कि आपने इस इतने इम्पॉर्टेंट केस को ना सुन के कौन सी नेशनल सर्विस की है? आपको चाहिए था, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, जाहिर है जज साहबान का फैसला होता है, वो नहीं भी मानते हैं, वो नहीं परसुएड होते हैं। हमारे रोज़ाना केस एक्सेप्ट भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, वही जज एक्सेप्ट कर रहा होता है, वही जज नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता। जजेस को सुन के फैसला करने में कोई अमर माने नहीं था, जिसकी वजह से जो ये मामला हुआ है या जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया गया। देखिए सर, जो रूल्स हैं या जजेस की फॉर्मेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर है। इस पे सियासी जमातों का उछल कूद करना मेरी समझ से बाहर, और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके आर्टिकल 68 की नफ़ी में जो है वो ये सारे मामलात करना, इससे कोई अच्छा तासुर तो नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक है कि जजों की आपस की लड़ाई है, इसमें सियासी जमातों को फ्रीक नहीं बनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बनी हुई हैं। और कुछ बहुत अहम सवाल अभी बाकी हैं, उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अकरम शेख साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना में एक खिताब किया, उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, जरा सुने वो क्या कह रहे थे। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। तो बिलावल साहब का ख्याल था कि अगर फुल बेंच या लार्जर बेंच नहीं बनता तो एमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत पैदा हो सकती है। तो अकरम शेख साहब, मैं आपसे ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बड़े एक जहांदीदा लॉयर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, तो उसके फैसले को आए हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, पूरा दिन गुजर गया है। कोई आपको कहीं लग रहा है कि एमरजेंसी या मार्शल लॉ का कोई ख़तरा पैदा हो गया? मीर साहब, पहली बात तो ये है कि जो फुल बेंच ना बनने के जो नताइज हैं वो तो अभी ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। आपने मेरे साथ बैठकर लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, फिर लोगों का तबसरा सुना है, कुछ और लोग भी इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये एक बिकरिंग और एक तनाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तनाव पैदा हो गया है। फॉल्ट लाइन आ गई है। फॉल्ट लाइन आ गई है, और फॉल्ट लाइन हमेशा टेंशन पे, स्ट्रेस पे, केओस पे, एनार्की पे मुंतज होती है, और उसका नतीजा जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हो सकता है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लगे। और मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के मुकदमे के बाद जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगा, उसमें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जनरल मुशर्रफ के मुकदमे के फैसले की भी है। यानी आप, लेकिन उस फैसले को जिस जज साहब ने अनडू किया वो भी तो आज वजह तनाज़ा है ना। मुज़ाहिर नकवी साहब ने अनडू कर दिया। इसीलिए ना मेरी बात सुनिए, आप आग में हाथ डालेंगे तो जले बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने ये किया है, तो अभी आप ये ना सोचें कि वो अंजाम से बच गए हैं। अंजाम हर शख्स को अपने किए का भुगतना पड़ता है, ठीक है, कीमत देनी पड़ती है। अच्छा तारड़ साहब, आज आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, उन्होंने फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। अब ये तो उनका एक स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने शुरू में जो अपने तरफ से जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया, 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, ये इसमें से जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम मिसिंग है, क्योंकि वो इत्तेफाक है। वो पिछले साल अप्रैल में न्यूट्रल हो गए थे ना, और उन्होंने आके कहा कि जी आज के बाद हम न्यूट्रल हैं। लेकिन परवेज राय साहब ने तो पूरी दुनिया के सामने कहा कि मुझे इमरान खान के पास जाने का मशवरा परवेज राय साहब की बात कितनी क्रेडिबल है ये मैं नहीं जानता, मगर कमर जावेद बाजवा साहब अप्रैल में खुद कह गए थे कि इदारा भी न्यूट्रल है, हम भी न्यूट्रल हैं, हमारे से गलती हुई, हम किसी की सूरतकारी नहीं करेंगे। बाजवा साहब पे आज के बाद
कोई तनकीद नहीं। देखिए बिल्कुल ठीक है, हर किसी का हक है तनकीद करना, उसमें कोई नहीं, लेकिन आपकी पार्टी नहीं करेगी नहीं, मगर अगर नहीं किया तो किसी वजह से नहीं किया, मगर अगर कोई तनकीदी बात होगी तो बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई अगर होगी तो अभी तक कोई नहीं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। कह दिया, देखे ना सहूलतकारी जिन्होंने जारी रखी, आखिरी दिन तक जारी रखी, उनका नाम ले लिया है। जिन्होंने फैज साहब जो हैं वो और बाजवा साहब इकट्ठे रिटायर हुए, नहीं इकट्ठे और रिटायर फैज हुए। साहब जनरल बाजवा के सबॉर्डिनेट थे, बॉस बाजवा साहब थे। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर आप सारे जानते हैं कि किसकी एफिलिएशन कहाँ थी और किस तरीके से जो है सहूलतकारी की गई, आरटीएस को बिठाया गया। देखिए अभी बात हो रही थी जेलों की, आजम सवाती की, जो हमारे साथ हुआ है, हमारी पूरी 2 रोज़ पार्लियामेंट की गायब होती थी, 1.5 साल 2 साल, आहा चीमा 3 साल कैद काट के आया है। क्या सज़ा, क्या अब किसी को सज़ा मिली है कि जी उसको जो जेल भेजा गया था 3 साल तो सज़ा मिल जाती है, वो सिर्फ फिजिकल रिमांड और उसके बाद जो है जुडिशियल रिमांड पे 3 साल काटा है। ठीक है, देखे ना, ये भी तारीख का हिस्सा है। अच्छा, हमने जो भुगता है। फैसल चौधरी साहब, अब देखें एक सवाल है, मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो जनरल फैज़ पे तनकीद करते हैं, जनरल बाजवा पे नहीं करते, और तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो जनरल बाजवा पे तनकीद करते हैं, जनरल फैज़ पे नहीं करते। ये क्या अंदर ही अंदर खुफिया प्यार मोहब्बत की बातें क्या चल रही हैं? एक पार्टी जो है वो जनरल फैज़ की मोहब्बत में मुब्तला है और दूसरी ने जनरल बाजवा से प्यार की पींगें बढ़ा ली। बस ये तारीख है इस मुल्क की और इस मुल्क में ऐसा ही हुआ, और अभी तो वो बोले नहीं है। हाँ। हो सकता है 50 रुपये स्टाम्प वाला जो काम है वो भी किसी ने करके दिया हो, लेकिन ना डील्स तो हुई है, डील्स तो इस मुल्क में हुई है। अब देखिए ना, लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला तो दे दिया गया, कर कौन रहे? कॉन्विक्ट जो यहाँ पे सजा याफ्ता शख्स है वो बाहर गए, उनकी अपनी हुकूमत है, वापस क्यों नहीं आते? वापस आए ना, कानून का सामना करें और एक्विट हो जाए, वो क्यों नहीं आते? वहाँ पे बैठ के लंदन में, एक मिनट सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट जल्दी क्या हो जाता है आपको, लंदन में बैठ के क्या हम एक मुजरिम, देखिए रिकॉर्ड की बात है, उसके हाथ में ब्लैकमेल होने दें और वो कह रहे हैं कि रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, और सारी हुकूमत कह रही है हाँ जी हम कर लेंगे, जो वो कहेंगे हम करेंगे। मतलब ये तो फिर नॉर्थ जो हैं कॉन्विक्ट हला रहे हैं ना लंदन में बैठ के, इनकी अपनी तो से कोई नहीं है फिर, और वहाँ पे जो सारे मामले हुए हैं वो भी उनके साथ हैं। ये न्यूट्रल जो पिछले अप्रैल में हुए थे, ठीक है, उसके बाद सारे गुनाह उनके माफ़ हो गए ना, ठीक है। पहले बार जो कर रहे थे जो आप कह रहे हैं बातें, बात यह है कि यहाँ पे इतना ही असूल है कि मेरी वारी लान दो, ठीक अच्छा। है, मेरी वारी लग जाए काम ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि 50 रुपए के स्टाम्प पे कौन सा मुजरम आज तक पाकिस्तान से अब मैं ये सवाल असूल की बात ना, असूल की बात पे सिर्फ एक बात, एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाता है, और ये बिल्कुल गलत बात, एक को बेटी ना डिक्लेयर करने पे निकाला जाता है, बेटी डिक्लेयर नहीं की है, प्रोपेगेंडा है, ठीक है। अकरम शेख साहब की बात है ना, मेरा सवाल आपसे बड़ा मुद्दबाना सवाल है कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में गुफ्तगू की, तो उस गुफ्तगू में उन्होंने बहुत तनकीद की है आज की जुडिशरी पे। क्या ये हकीकत नहीं कि ये ही जुडिशरी है जिसने कि उनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी कि आप इलाज के लिए जाएं और वापस आ जाएं, और उस वक्त हमने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी, जुडिशरी ने नवाज शरीफ साहब को भेज दिया और नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आएंगे। मैंने भी बड़े दावे किए थे, वापस नहीं आए उसके बाद। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा तफसीली जवाब का मुतकाज़ी है। जी प्लीज़। पहली बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरीके से प्रोसिक्यूटोरियल मिसकॉन्डक्ट के साथ उनकी की गई प्रोसिक्यूशन, उसको अगर वो प्रोसिक्यूशन इंग्लैंड में या अमेरिका में होती तो पहली बात तो ये कि वो लोग ना होते जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, वो जजेस ना होते, और अगर वो अभी भी, मैं कहता हूँ लंदन में, मैं इनका वकील नहीं हूँ, लेकिन लंदन में ये उसको चैलेंज करें तो वो क्लीन एक्विटल लेकर वापस आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ की जो कन्विक्ट होना है वो अभी एक अदालत से कन्विक्ट हुए हैं, दूसरी अदालत में उनकी अपील पेंडिंग है। बिल्कुल ठीक है। जब अपील पेंडिंग हो जाए तो फिर वो कन्विक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि इसी जुडिशरी ने उनको फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी। जुडिशरी जो है
अपनी मर्ज़ी से किया है या इमरान खान और वो जो हमारी मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो उनके और पूरी इस्टेब्लिशमेंट के कंसेंट से और उनकी जो है वो दरखास्तों पे? आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पूरी इस्टेब्लिशमेंट की कंसेंट जी, ये इसमें फिर बाजवा साहब भी आएंगे? तो बाजवा साहब को मैं तो नहीं निकाल रहा, अगर तारड़ साहब निकाल रहे हैं तो मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। वाह वाह वाह, कमाल कीता जी। मैं एक ब्रेक लेता हूँ जी, ब्रेक के बाद बात। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अताउल्लाह तारड़ साहब, अब इसी महीने अप्रैल के महीने में आईन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पे अगर आईन पाकिस्तान के तकाज़ों के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में नहीं होता तो फिर हम 50वीं सालगिरह मनाएं या ना मनाएं? सीधी बात है बीर साहब, इसमें आईने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और हमेशा जुडिशरी ने किया ना, डिक्टेटर्स को भी तकवीयत उन्होंने दी, पीसीओज भी उन्होंने पास किए, नज़ीर ज़रूरत भी वो लेके आए। आज भी 63A की तशरीह करके पंजाब में हमारी हुकूमत ख़त्म करके पीटीआई की हुकूमत किसने कायम की, और 63A की 2 दफ़ा तशरीह की गई। ये जो आज जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये अगर 63A में वोट को काउंट करने का वो ना कहते और पार्टी हेड को निकाल के पार्लिमानी पार्टी के हेड को ना डालते तो शायद आज हुकूमत किसी और की वहाँ पे होती और इनकी हुकूमत होती ना तोड़ने के लिए। मगर आइन की एक गलत तशरीह की वजह से आज एक बिल्कुल एक मैस में फंस गए हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम है। आर्टिकल 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 ये कहता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर का सेटअप होगा। आपकी बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट फंस गई, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं फंस गया? अगर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो कैसे बचेंगे? नहीं, आर्टिकल 224 का सुन लेना। हाँ। आर्टिकल 224 ये कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी जी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मुल्क की तारीख में हमेशा बैक वक्त इलेक्शन हुए हैं। चारों सूबों में कौमी असेंबली में कभी अलग इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें, कोई एक स्टेट नहीं है जो पूरे यूनियन के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे। यहाँ पे पंजाब 55% आपकी आबादी का है, तो मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। केपीके की डेट क्यों नहीं अनाउंस की आज? उसको क्यों लहदा रख दिया है? वो छोटा सूबा है, वो पेंडिंग है। ये पंजाब के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। इमरान मुर्तजा साहब जो कि गवर्नर केपीके के वकील थे। स्कीम और है, आप भी बड़े जादीदा हैं। बात ये है कि सितंबर में रिटायरमेंट से पहले ये मामलात जो हैं, ये निबेड़ना जो है वो कौन चाहता है और क्यों चाहता है? अच्छा, जिसने 63A की तशरीह करके गवर्नमेंट इनको दी, आज इनकी सहूलतकारी में इतना बड़ा आपका ख्याल है कि मुझे उस स्कीम का पता है? मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा। अगर मैं कहूं कि मुझे पता है और उस स्कीम के तहत आप दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, ये आप दोनों बाद में पछताएंगे, मैं जाऊं उसकी तफसील में? बिल्कुल तफसील में जाना चाहिए। सितंबर में आपको पता है कि जो मामला हो रहा है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, खुदा न खास्ता कि ये अगर आईन पाकिस्तान की तश्कील के 50वें साल में अगर ये आइन जो है ये इररेलेवेंट हो जाता है, गैर मौसर हो जाता है, इसको मजाक बना देते हैं, तो उसके बाद दोबारा क्या कभी हम ऐसा आइन बना सकेंगे? बिल्कुल नहीं। और आइन बना ही इसलिए था आमिर मीर साहब कि, और अदालतें भी इसलिए बनती हैं कि ये जो भोंडी तशरीह होती है जो एक दूसरे के मफादात के खातिर की जाती है वो ना हो। आइन में लिखा हुआ है कि आप अगर असेंबली पहले टूटेगी 90 दिन में इलेक्शन होंगे। केयर टेकर सेटअप की बात कर रहे हैं, आज वफाक में केयर टेकर सेटअप है। यहाँ के इसके अंदर भी तो इलेक्शन हुए, जो 17 इलेक्शन पहले हुए थे, हमजा शहबाज शरीफ वहाँ पे वज़ीर आला बन के बैठा हुआ था ना, उसके नीचे हुए थे। इलेक्शन हुकूमत का काम ही नहीं होता। हुकूमत इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन ने कराने होते हैं इलेक्शन, हुकूमत का लेना देना नहीं होता। कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सारा दिन अपना ये इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट बनाया जिसमें इन्होंने भी पूरा पार्ट दिया, 2017 में बना था, इनकी हुकूमत में बना था, उसमें लिखा हुआ है कि आप मुख्तलिफ डेट्स पे इलेक्शन करा सकते हैं। लीगल बहस है, उसमें नहीं जाना चाहता। बात यह है कि आइन पे अमल दरामद करेंगे तो सारे ठीक रहेंगे। अगर आइन को इस तरह से सबोटाज करना, पहले डिक्टेटर करते थे, डिक्टेटरों के फिर वज़ीर आला फाइनेंस मिनिस्टर भी तो सियासतदान बने ना, उनके कंधों पे चढ़ के यहाँ पर आए भी तो वही ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो मेरा डिक्टेटर है वो अच्छा है और जो किसी और का डिक्टेटर है वो बुरा है। ये असूल की बात है। ये बहुत खूबसूरत बात की आपने आज। यहाँ अच्छा होगा या बुरा होगा? सारे डिक्टेटर बुरे थे जी। अयूब खान भी बुरा था, जनरल ज़ियाउल हक भी बुरा था, जनरल परवेज मुशर्रफ भी बुरा था, और बीच में से वो जो आया था याह्या खान वो भी बुरा था। सर बुराइयों की माँ थे वो सारे के सारे। हाँ,
सिर्फ बुरे नहीं थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने, वो यजीद की औलाद थे वो, मैं इससे ज़्यादा कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कह सकता जी। और उनको कभी तारीख़ माफ़ नहीं करेगी, उनको दस्तूर पाकिस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा, पाकिस्तान के बच्चे कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आज दस्तूर पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये कौन कर रहा है? और मैं आपको एक बात सिर्फ दस्तूर के मुतालिक करना चाहता हूँ जी। ये जो अनइक्वल टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का इलेक्शन और पाकिस्तान का इलेक्शन मुख्तलिफ तारीखों पे करने का नतीजा ये है कि कभी फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पंजाब में गवर्नमेंट बन जाएगी, मीर साहब, पंजाब में जो गवर्नमेंट बन जाएगी, वो किस तरह हो सकता है कि जब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े तो उसका असर और नफूज वहां तक ना पहुंचे। अच्छा, एक सोल्यूशन बता रहे हैं जी। सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुने। उसके साथ एक साइड पे इलेक्शन, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम बजट जो है वो सूबों के पास है। डेवलपमेंट बजट सूबों के पास है। सूबों ने डेवलपमेंट बजट खर्च करके कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो पायरेट कर लेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत तो डेवलपमेंट बजट नहीं इस्तेमाल कर सकती। जी, आप क्या कह रहे हैं, क्या सोल्यूशन? मैं ये कह रहा हूं सर कि इसका हल ये है कि सियासी हल है ना, आइन एक सियासी दस्तावेज भी है कानूनी होने के साथ, उसमें हल है कि आप एक तारीख पे आप मुतफिक हो, अगर तो 90 दिन से आगे जाना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स के बगैर पूरी नहीं हो सकती। नहीं तो दूसरा तरीक़ेकार ये तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को असेंबली में वापस आने दें। दूसरा तरीक़ेकार है पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें करें। आज ये भी जाए अवाम के पास, अवाम जिसको पूरे मुल्क में निगरान हुकूमत। 2008 में बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद कोई आईनी तरमीम नहीं की गई थी। एक महीना आगे गया था इलेक्शन, गया था, मगर आगे तो गया था सर। खुदा ना करे कि बेनजीर भुट्टो की शहादत जैसे अंदोनाक वाकयात इस बड़े मुल्क में गंभीर दोबारा मसाइल देखे हैं, जाएं। बड़े गंभीर मसाइल हैं। और आज कोई गंभीर नहीं है, बदनीति है, मुनाफकत है, नहीं कराना चाह रहे। ठीक कह रहे हैं, बदनीति और मुनाफकत है जिसकी बेस पे पंजाब में इन्होंने परवेज इलाही की हुकूमत खत्म की है। पॉलिटिकल अपना जो कैपिटल है उसके रेडिकेट होने की वजह से डरते हैं लोग अवाम के पास जाने में हर्ज नहीं है। 14 सीटों के साथ खुडियां जैसी जगह पे से बड़ा जलसा करके दिखाया है। आपको बात रिमाइंड करवानी है, परवेज इलाही साहब ने अपनी हुकूमत खुद तोड़ी है, इन्होंने नहीं तोड़ी, उन्होंने खुद तोड़ी है। बहरहाल इन्होंने गन पॉइंट पे दौड़ाई है ना, वो जिस बुरे दिल से उन्होंने, ऑन डिक्टेशन ही थी, बड़े बुरे दिल से तोड़ी है उन्होंने। वो आज भी पछताते हैं, वो आज भी कहते हैं मेरे को की गलती होगी, मैं कह रहा अजाब में फंस गया। आपकी उनसे बात हुई? बस हमें पता लगता रहता है, हमारे कोई दोस्त उनके पास बैठे। अच्छा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलने से पहले जो गुजारिश है वो करना चाहूँगा कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये आईन पाकिस्तान की तश्कील का 50वां साल है। खुदा के लिए इस साल आईन पाकिस्तान को एक मजाक ना बनाएं, ये वाहिद एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनी है हमारी। इसके बाद आप दोबारा नहीं बना सकते। अगर किसी को जोम है ना कि वो दोबारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा तो वो गलत फहमी से निकल आए। ना कोई दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो आएगा, ना कोई दोबारा मौलाना मुफ्ती महमूद आएगा, ना खान अब्दुल वली खान आएगा, ना गौस बख्श बुजिंजो आएगा, कोई नहीं आएगा। वो लोग अपने तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद आपस में बैठ के एक आइन पर इत्फाक राय में कामयाब हो गए थे। जो आज की सियासी क़यादत है ये तो एक दूसरे से हाथ मिलाने की रवादार नहीं है। सियासतदानों को छोड़ें, जज साहिबान एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। तो इस पोलराइज्ड माहौल में एक ही रास्ता है, वो आईन पाकिस्तान का रास्ता है। आईन पाकिस्तान को बचा के रखेंगे तो पाकिस्तान बचेगा, वरना खुदा न खास्ता कुछ नहीं बचेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।